नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 22 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये एडवर्टाइजमेंट इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको सामने जो दिख रहा है, क्योंकि आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। 4 श्रम संहिताओं को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया, अर्थात लागू कर दिया गया है। बना तो बहुत पहले ही था, 19-20 के समय ही बना था, लेकिन उसको नोटिफाई अब किया गया है। तो इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे, 4 कौन कौन से क्या क्या है। कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। कोड कहा जाता है इसको, ओके। कोड का तात्पर्य होता है संहिता। संहिता क्या होती है? तो बहुत सारे कानूनों का जो संग्रह होता है उसको कहा जाता है कोड। बहुत सारे कानून मिल करके कोड बनते हैं, बहुत सारे एक्ट्स इसमें शामिल होते हैं जो मिल करके क्या बनाते हैं? कोड बनाते हैं। तो श्रम संहिता जो है उसको भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। 1 दिसंबर से आप जुड़ सकते हैं। 71, 72 दोनों के लिए ही काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप सही डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग में तो सबसे बेस्ट ही प्रोवाइड करवाऊँगा आपको, ऑनलाइन में जितने भी मौजूद हैं उन सभी में। तो जुड़िएगा, फिर आप बता सकते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। सेंटर नोटिफाई 4 न्यू लेबर कोड इसको कहा जाता है। पहले ही मैंने आपको समझाया कि कोड का तात्पर्य क्या होता है। दरअसल में भारत में जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से इन्होंने कानूनों को, जटिलताओं को कम करने का प्रयास किया है। कानून जो भारत बहुत सारे थे उनकी जटिलताओं को कम करने का प्रयास किया है। इसलिए कोड का निर्माण करती है सरकार कि बहुत सारे पुराने अंग्रेजी काल के बहुत सारे कानून थे श्रम को लेकर के, या भारत में आज़ादी के बाद भी कुछ पुराने कानून थे जिनको भारत सरकार ने ख़त्म किया है और उसकी जगह पर कोड एक बनाए हैं जिसमें कानूनों को एकीकृत रूप से आसान भाषा में और कम कानूनों को लागू किया जाता है ताकि सही तरीके से पॉलिसी मेकिंग हो पाए। इसी के कारण से भारत सरकार ने श्रम संहिता जो है उसको लागू किया है, जिसका निर्माण 2020 में किया गया था, आई थिंक, हाँ, जिसमें 4 प्रकार के कानून शामिल हैं। उन चारों को हम लोग डिस्कस करेंगे और इनको कलेक्टिव रूप से कहा जाता है लेबर कोड्स कहा जाता है, ओके। क्या है ये, क्यों सरकारें बनाती हैं लेबर कोड? सरकारें इसलिए निर्माण करती हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें समय समय पर रिफॉर्म करना पड़ता है अपने एक्ट्स को, क्योंकि सेक्टर बदल जाते हैं, काम करने वाले लोग बदल जाते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं बदल जाती है, पूरे श्रम बाजार में परिवर्तन आते हैं, जिसके कारण सरकार को भी कानून में परिवर्तन करना पड़ता है। इसको बनाते समय ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हम श्रम संहिताओं के माध्यम से भारत में जो मजदूरी है उसको कहीं हम ज़्यादा तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर हम मजदूरी को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है यह महंगा हो जाएगा। जिस मैन्युफैक्चरिंग का महंगा होने से क्या होगा, यहाँ पर निवेश कम आने लग जाएंगे। तो हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ता है कि मजदूरी अमेरिका जैसा बहुत महंगा भी ना हो जाए जिससे वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है कमज़ोर हो, और चीन जैसा बिल्कुल सस्ता भी ना हो जाए कि लोगों का शोषण होने लग जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इन दोनों का हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है, जिसके कारण से सरकारें बहुत ही बेहतर तरीके से इन कानूनों का निर्माण करती है। इसमें 4 संस्करण शामिल किए गए। पहला है वेतन संहिता अधिनियम 2019, ये पहला होगा। 4 कानून बनाए गए हैं, इन चारों को नोटिफाई किया गया है। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020। सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? वेतन हो गया, पेंशन हो गया, इसके साथ में क्या हो गया, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो आता है, यह सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा होता है। मैं अभी समझाऊंगा आपको, समझ जाएंगे आप अच्छे से। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता विधेयक 2020। वर्किंग कंडीशन कैसा है, वर्क प्लेस कैसा है। हम लोगों के फर्स्ट ईयर में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक बड़ा ही सुंदर सा सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसमें इंडस्ट्री किस प्रकार से काम करती है वो उसमें मनोवैज्ञानिक तौर पर समझाया जाता था। तो साइकोलॉजी इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर वर्क प्लेस सही होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट सही होता है तो आउटपुट बढ़ता है। तो इसलिए नए प्रकार की जो कंपनियां आप देखेंगे, एडटेक वगैरह देखेंगे, या बड़ी बड़ी जो जाइंट कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी की, वो अपने वर्क प्लेस को ना एक तरीके से घर जैसा बना करके रखती हैं। हर सुख सुविधा देगा, खाना पीना से लेकर खेलने तक की जगह, जिससे आप कंफर्ट फील कर सकें वहाँ पर और काम कर सकें। लेकिन ये जो श्रम संहिता है ये लेबर के लिए है मुख्य रूप से, जो काम करते हैं। लेकिन सामाजिक सुरक्षा संहिता अगर नहीं रहेगा तो लेबर जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल हो जाएगा, अनौपचारिक क्षेत्र जिसको हिंदी में कहा जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब होता है जैसे आपके घर के अगल बगल में जो टेंट हाउस काम कर रहा है,
क्या वो अपने लेबर को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे क्या? नहीं देंगे। क्या वो अपने लेबर को कुछ पेंशन देंगे क्या? नहीं देंगे। वहीं पर आप उसी लेबर को किसी छोटे से प्राइवेट कंपनी में ले जाइए जो रजिस्टर्ड है, जो भारत सरकार के तहत में, तो उसको इन संहिताओं का पालन करना पड़ेगा। उसको अपने वर्कर को, अगर उसके पास उस प्रकार का काम है, तो हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उसको वहाँ पर पेंशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको इन हैंड वेतन कुछ और मिलेगा, उसका वास्तविक वेतन कुछ और होगा। तो सामाजिक सुरक्षाएं जो हैं यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह किसी क्षेत्र को औपचारिक बनाता है। टेंट हाउस में जो काम करेगा, सुनिएगा ध्यानपूर्वक क्या है ये, इसके कोर में जाकर के आपसे सवाल पूछेगा। कोई टेंट हाउस में जो काम करेगा, क्या उसका वर्किंग आवर फिक्स होगा क्या? नहीं हो सकता है, सामान्य तौर पर नहीं होता है। क्या उसको कितना वेतन मिलेगा ये फिक्स है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक समकक्ष लोगों को एक समान वेतन मिलेगा, क्या ये फिक्स होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यह औपचारिक नहीं, अनौपचारिक सेक्टर कहलाता है, इनफॉर्मल सेक्टर कहलाता है। भारत के अधिकांश इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि ऐसे उद्योग जो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं, जिसमें किसी भी नियम कानून इत्यादि का पालन नहीं किया जाता है, उनकी बहुतायत है छोटे शहर से लेकर के बड़े शहरों तक। लेकिन फॉर्मल सेक्टर जो होता है या इकोनॉमी में फॉर्मल सेक्टर को ही जोड़ा जाता है, जीडीपी में इनफॉर्मल सेक्टर को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में क्या अंतर होता है? तो वो इसी कोड संहिताओं का अंतर होता है। जो फॉर्मल सेक्टर होता है, औपचारिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ये संहिताएं, कोड वगैरह लागू की जाती हैं, और जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें लागू नहीं की जाती हैं। आपके गांव का कोई उद्योग ले लीजिए, जैसे आटा चक्की होगा, वहाँ पर जो लेबर काम करते होंगे, क्या उनको सही वर्क प्लेस दिया जाता है? क्या उनको सही इक्विपमेंट दिया जाता है कि सांस की बीमारी हो जाएगी या दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं? लेकिन फॉर्मल सेक्टर जहाँ पर भी होगा, वहाँ पर सरकार निगरानी करती है कि वर्क प्लेस जो है कैसा है, क्या उनको सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट दिए गए हैं कि नहीं, वर्किंग कंडीशन कैसा है उनका, और अगर वैसा है तो उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। इसके कारण से इस प्रकार की संहिताओं का निर्माण किया जाता है। आई होप आप समझेंगे, ऊपर ऊपर नहीं जाएगा ये एक्ट। अब आप समझ पाएंगे कि क्यों सरकारें निर्माण करती हैं, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र जो होता है, इनमें अंतर ही इसी चीज़ का होता है कि औपचारिक सेक्टर में सरकार के जो कानून व्यवस्था होती है यह लागू होता है, नियम कानून लागू होते हैं, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में जो होता है, जिसको इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, यहाँ पर कोई इस प्रकार के कानून संहिता कोड वगैरह लागू नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे उद्योग ये होते हैं। अब हम समझेंगे वेतन संहिता 2019 को कि क्या है ये, क्योंकि यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है आपसे वेतन संहिता वगैरह के प्रावधान प्रीलिम में थोड़े बहुत पूछ भी ले, मेंस में कोई डिटेल में वेतन संहिता 2019 के प्रावधान आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे कलेक्टिव रूप से पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने श्रम संहिताओं को लागू किया है, उसके बारे में बताएं। ये आपसे पूछेगा श्रम संहिताओं को लागू करने की ज़रूरत क्या है, क्यों इसको लागू करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकता है। कल एक बच्चे ने मैसेज किया कि न्यूज़पेपर डिस्कशन को बाइलिंगुअल किया जाए, तो बिल्कुल हो जाएगा। मैंने बोल दिया कल से जो टाइप होगा तो उससे बाइलिंगुअल ही किया जाएगा, बाइलिंगुअल करके ही हम लोग पढ़ेंगे। ओके। वेतन संहिता 2019 क्या होता है? तो विधेयक का उद्देश्य पुराने और अप्रचलित श्रम कानूनों को अधिक जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट बनाना है। न्यूनतम वेतन व श्रम सुधारों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करना है। पहले ही दिमाग में आना चाहिए, मैंने टेंट हाउस को एग्जाम्पल दिया है, क्या वहाँ पर न्यूनतम वेतन के मानदंड का पालन किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। लेकिन श्रम संहिता में, वेतन संहिता का पहला ही क्लॉज क्या है कि भाई न्यूनतम वेतन का आपको पालन करना है। न्यूनतम वेतन का पालन छोटे उद्योग में इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि उनकी प्रॉफिट ही बहुत कम होती है। उतने कम प्रॉफिट में अगर वो सरकार के कानून को मानने जाएंगे तो उनका लॉस हो जाएगा और नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए न्यूनतम वेतन जो सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है, अक्सर वो मध्यम में ही रखा जाता है, कोई हाई नहीं किया जाता है, नहीं तो नौकरियां कम हो जाएगी मार्केट में, और कोई बहुत ज़्यादा कम भी नहीं किया जाता है ताकि लोग ही जो है वो काम करने को तैयार ना हो। यह उन सभी रोजगार क्षेत्रों में वेतन और बोनस भुगतान को नियंत्रित करता है जहां कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, विनिर्माण किया जा रहा है। विधेयक जो है निम्नलिखित 4 कानूनों को समाहित करता है। ये पहले के 4 कानून थे जिनको एक करके वेतन संहिता अधिनियम 2019 बनाया गया। संहिता लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है,
कोड लिखा। क्यों कोड है? क्योंकि इसमें 4 कानून हैं। ये 4 बड़े संहिताओं को मिलाकर के लेबर कोड बना है और उन 4 बड़े बड़े संहिताओं के अंदर भी कानून है, क्योंकि उनका भी नाम संहिता ही है, कोड ही है। तो उन कोड के अंदर कुछ वेतन कानूनों को एकीकृत कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय श्रम मंत्री हुआ करते थे, उसी दौरान बनाया गया था। मजदूरी भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान कानून 1965 और समता पारितोषिक कानून 1976। ये चारों एक्ट को मिलाकर के वेतन जो संहिता है 2019 उसको बनाया गया है। ये याद रखिएगा, 2019 बनाया गया है। वेतन संहिता सभी कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान के प्रावधान को सार्वभौमिक बनाती, यूनिवर्सल करती इसको, कि न्यूनतम वेतन और किस दिन तक भुगतान हो जाने चाहिए, इसको यहाँ पर यूनिवर्सल बनाया गया, सभी पर अप्लाई किया जाएगा। तो तब प्रत्येक कर्मचारी के लिए निर्वाह का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी के विधायी संरक्षण को मजबूत करती है, उसको लीगल रूप से भी सपोर्ट करती है। इसमें एक्ट में या विधेयक की जगह पर अधिनियम कर दीजिए, सुनिश्चित किया गया है कि मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन मिल जाने चाहिए। उनका 1 तारीख को महीना कंप्लीट होता है, तो अगले 1 वीक में 7 तारीख तक आपको किसी भी हालत में वेतन मिल जानी चाहिए। साप्ताहिक आधार पर काम करने वालों को सप्ताह के आखिरी दिन वेतन मिलेगा। दैनिक वेतन भोगियों को उसी दिन वेतन मिल जाएगा। जो दिहाड़ी पर होते हैं, कई सारे लोग डे बाय डे बेसिस पर भी काम करते हैं, उनको उसी दिन काम करना पड़ेगा। जो सप्ताह के आधार पर काम करते हैं उनको सप्ताह के अंत में वेतन मिलना अनिवार्य किया गया है इसमें। क्या यह 100% लागू होता है? बिल्कुल लागू करना ही चाहिए, लागू किया भी जाता है। सरकार की कंपनियों में तो लागू होते हैं, लेकिन कभी कभार जब देर होती है तो इसी के आधार पर आप चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे जो कानून बनाए गए उसका उल्लंघन हो रहा है, हमें वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार को श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार है। किसको अधिकार है? तो केंद्र सरकार को है। अब यहीं पर विवाद भी उत्पन्न होता है। श्रम जो विषय है ना बंधुओं, वो श्रम जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ना तो सेंटर ना तो स्टेट, दोनों के बीच में। इसलिए दोनों सरकारें जो हैं वो अपने हिसाब से श्रम संहिताओं को बना सकते हैं, अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। लेकिन पूरे देश में चूंकि एक कानून बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, तो अब यही लागू होता है। लेकिन अगर राज्य सरकारें चाहें तो अपने यहाँ पर वेतन इत्यादि बढ़ा सकती हैं, वेतन बढ़ा करके लागू कर सकती हैं। केंद्रीय राज्य सरकारों द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी फ्लोर वेज से अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी जो भारत सरकार तय करती है, जैसे मान लीजिए 18,000 अब तय किया जाएगा, 18,000 तय किया जाएगा, 7th पे जो पे आ रहा है 7th पे कमीशन, उसके बाद से 18 है या 32 है शायद, ऐसे ही है, तो उसमें तय किया गया। अब इससे अधिक ही आपको न्यूनतम मजदूरी देना पड़ेगा, इससे कम आप नहीं दे सकते हैं। अगर देते हैं तो उल्लंघन में आपके ऊपर में जुर्माना लगाया जा सकता है। अब अगला जो है संहिता वो बनाया गया है 4 में से दूसरा नंबर का जो है वो है औद्योगिक संबंध संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया गया है। औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता जो हायर करते हैं, जो एम्प्लॉय हायर करेंगे के लिए अनिवार्य है जहां 100 या अधिक श्रमिक काम करते हैं। ऐसे छोटे उद्योग या बड़े उद्योग जहां पर 100 या उससे अधिक के श्रमिक काम करते हैं, उन सभी के लिए औद्योगिक संबंध संहिता जो है इसको लागू करना अनिवार्य किया गया है। अब यहीं से प्रीलिम में सवाल बनेगा, औद्योगिक संबंध संहिता सभी उद्योगों के लिए अनिवार्य किया गया है, गलत हो जाएगा। क्या होगा? औद्योगिक संबंध संहिता केवल उन उद्योगों के लिए अनिवार्य किया गया जिनके यहाँ पर श्रमिक की संख्या 100 से अधिक होगा, यानी कि ठीक ठाक साइज़ का वो कंपनी होगा। 100 से अधिक श्रमिक आजकल में बहुत कम जगहों पर होते हैं क्योंकि ऑटोमेटेड चीज़ें आ गई हैं, तो वहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। जो मैंने एक लाइन बोला ये चैलेंज में भी आएगा। क्या चैलेंज में आएगा? क्या ऐसे बड़े उद्योग जो बहुत बड़े हैं लेकिन ऑटोमेशन, AI इत्यादि के कारण से उनके यहाँ पर 100 श्रमिक नहीं हैं बल्कि हज़ारों मशीनें हैं, तो क्या वहाँ पर औद्योगिक संबंध संहिता 2025-2020 को लागू किया जाएगा? ये यहाँ पर प्रश्न हो गया। रोजगार की शर्तें कामगार के लिए आचरण के नियमों को अस्थायी आदेश सेवा नियमों के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, काम करने वाले कर्मचारियों को उनसे अवगत करवाना अनिवार्य बनाता है कि सेवा नियम क्या है,
क्या काम करने की परिस्थिति होगी, हर चीज़ को आपको कर्मचारी जो आपके यहाँ पर काम करेंगे उन नियम कानूनों से आपको उनको परिचित करवाना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में उनको हटाया जा सकता है, किस परिस्थिति में उनको आगे बोनस दिया जाएगा, किस परिस्थिति में उनको प्रमोशन दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि जो कंपनी के नियम कानून होते हैं उनसे उनको परिचित करवाना ही पड़ेगा, जहाँ पर भी 100 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अस्थायी आदेश का नया प्रावधान हर उस औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होगा जिसमें पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 300 या 300 अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे हैं। यह पहली श्रम संबंधी अस्थायी समिति द्वारा सुझाव किया गया था, जिसे यह भी सुझाव दिया कि सीमा को संहिता के अनुसार बढ़ाया जाए, ये भी उसमें कहा गया था। तो दूसरा जो है ये है कि इंडस्ट्री के साथ में वर्कर्स का रिलेशन कैसा होगा, किस प्रकार के कानून वगैरह हैं उस कंपनी के लिए, ये उनको बताना अनिवार्य किया गया है। तो इसको वैसे का जगह जहाँ पर भी 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं उन सभी जगहों पर लागू करना पड़ेगा। अगला देखिए क्या है, वैध हड़ताल करने के लिए नई शर्तें भी पेश करता है। हड़ताल को वैध हड़ताल मतलब कर्मचारियों के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो हड़ताल कर सकते हैं। वैध हड़ताल पर जाने से पहले श्रमिकों के लिए शर्तों में मध्यस्थता की कार्रवाई अवधि को शामिल किया गया है, जबकि वर्तमान में केवल समझौतों का समय शामिल था। इसमें कहा गया है कि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति बिना 60 दिन के नोटिस और न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित कार्रवाई के दौरान ऐसी कार्रवाई के समापन के 60 दिन बाद हड़ताल पर नहीं जाएगा। मतलब कि आपको हड़ताल पर जाना है, उससे 2 महीने पहले आप बताना पड़ेगा कि आप हड़ताल पर जा रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से आर्टिकल 19(1)(a) जो है एक्सप्रेशन जो है जिसके तहत में हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है या प्रदर्शन विरोध करने का जो हमने अधिकार दिया है, उसको कहीं न कहीं यह कमज़ोर करता है कि कोई भी मजदूर संघ जो है वो हड़ताल पर जाएगा तो 60 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा। आप इमेजिन कीजिए 2 महीना पहले बता के आप हड़ताल करने जाएंगे, क्या आपको इशू पता चलेगा आज हड़ताल करने जाएंगे आज के 2 महीना बाद? तो ये यहाँ पर आपको इसमें दिखेगा, चुनौती यहाँ पर दिख सकता है। वर्तमान में जनोपयोगी सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति तब तक हड़ताल पर नहीं जा सकता जब तक कि हड़ताल पर जाने से पहले 6 सप्ताह के भीतर ऐसा नोटिस देने के 14 दिन के भीतर हड़ताल का नोटिस देता है। यह IR कोड अभी सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू को करने का प्रस्ताव, मतलब वर्तमान में जो कानून है उसके तहत है मिनिमम आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसको बढ़ा करके 60 दिन पहले कर दिया गया। वैसे भी अब भारत में हड़ताल वगैरह होते नहीं है। पहले एक ज़माने में होता था शिक्षकों का हड़ताल और रेलवे कर्मचारियों का हड़ताल। पहले के दैनिक जागरण जब हम छोटे छोटे थे तब पढ़ते थे तो उस पर लिखा हुआ था कि रेलवे का हड़ताल, मज़दूरों का हड़ताल। तो इस प्रकार की चीज़ें पहले देखी जाती थी। अब तो धीरे धीरे करके ये कल्चर ख़त्म हो गया है। जो भी है पहले था 14-15 दिन का, अब कर दिया गया उसको 60 दिन का बढ़ा करके। अगला जो है इसमें संहिता वो है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। यही वो है मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा जिसके कारण से वर्कर्स जो हैं अच्छी कंपनी अच्छी जगहों पर काम करना चाहते हैं। क्या होता है ये संहिता ने असंगठित क्षेत्र, जो संगठित क्षेत्र नहीं होते हैं जिसको अनौपचारिक सेक्टर मैंने कहा है, निश्चित अवधि के कर्मचारियों और गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जैसे ये स्विगी जोमेटो में जो वर्कर आपको दिख रहे हैं जो आपके घर डिलीवरी मैन आते हैं वो गिग वर्कर्स में आते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिक आदि को शामिल करके व्यापक कवरेज क्षेत्र को इसमें बनाया गया है कि भाई सभी को समाहित किया जाए, क्योंकि समय के साथ में गिग वर्कर्स बढ़े हैं। पहले गिग वर्कर्स नहीं हुआ करते थे। गिग वर्कर्स का मतलब वो अस्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं, वो मुख्य रूप से काम उन्होंने सर्व किया, उसके बदले कमीशन बेस पर काम करते, जैसे पर डिलीवरी उनको चार्ज मिलता है, पर सामान की डिलीवरी के हिसाब से उनको चार्ज मिलता है। तो इस हिसाब के वर्कर जो होते हैं ना वो गिग वर्कर्स होते हैं। कंपनी की कोई खास दायित्व इनको लेकर के होती नहीं है। हालांकि सरकार ने कोशिश किया है, क्योंकि यह नया सेक्टर है, तो सरकार ने अब कोशिश किया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत में ऐसे सेक्टर को भी शामिल किया जाए और उनको भी अपने दायरे में ला करके सामाजिक सुरक्षाएं दी जाएं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी उनको मिलना चाहिए। कैसे बाइक लेकर के भागते रहते लड़के, है ना। देखिए क्या है, साथ ही गिग वर्कर्स को नियोजित करने वाले एग्रीगेटर्स जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे ब्लिंकिट हो गया, जो भी उनको नियोजित करते हैं को सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% योगदान करना ही होगा।
अगर कोई कंपनी है, जैसे ब्लिंकिट ले लीजिए, कंपनी है जो बोलती है हम सामान पहुंचाते हैं, तो इसका जो वार्षिक टर्नओवर होगा, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है, तो इसका 1 से 2 करोड़ रुपए तक उनको सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी जो होता है उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि पेंशन इत्यादि जैसी चीज़ों पर खर्च करना पड़ेगा। ब्लिंकिट तो पेंशन नहीं देगी ना, बड़े कंपनी कोई दे सकती है। कुल योगदान एग्रीगेटर द्वारा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को दे राशि का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें प्रावधान बनाया गया है। अब इसी तरह से एक और बनाया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, यही चौथा कोड है, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। क्या है? व्यावसायिक सुरक्षा। सबसे बड़ा टॉपिक आज का यही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। या ऐसा मान करके चलिएगा कि 71 बीपीएससी पीटी तो हो गया, सॉरी, मेंस एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछेगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी अभी इसको नोटिफाई किया गया। 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को नोटिफाई किया। वो भी काफ़ी पहले बना, लेकिन उसको अभी नोटिफाई किया गया है। ये भी काफ़ी पहले बना, अभी इसको नोटिफाई किया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो पहले एक्ट हैं अब नोटिफाई किया जा रहा है, वो आपसे पूछ सकता है। या 72 के प्रीलिम एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पूछेगा आपसे, या एईडीओ के एग्जामिनेशन में इससे जुड़े हुए फैक्ट्स आपसे पूछ सकता है। इससे अंतर्राज्य प्रवासी कामगारों को, जैसे बिहार से कोई दिल्ली आता है, बिहार से कोई गुजरात जाते हैं, श्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक राज्य से आकर दूसरे राज्य में अपने दम पर रोजगार प्राप्त करते हैं और प्रतिमाह 18,000 रुपये तक अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों को श्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है इसके तहत में। अब जब श्रमिक के रूप में परिभाषित हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, उनके लिए बहुत सारी सुरक्षाएँ लागू हो सकती हैं। प्रस्तावित परिभाषा संविदात्मक रोजगार की वर्तमान परिभाषा से अलग है। इसमें कार्यस्थल के पास श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास हेतु पहले के प्रावधान को हटा दिया गया है। जिसमें पहले का क्या कहा गया था ना, कि कोई श्रमिक अगर जैसे बिहार से आ रहा है गुजरात, तो उसको कार्यस्थल के समीप में ही कोई आवास मुहैया करवाएगी अस्थायी, जो उनको ला रही है उनके द्वारा अस्थायी आवास दिया जाएगा। लेकिन अब उस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया है। यात्रा भत्ता का प्रस्ताव दिया जाता है। कर्मचारियों को रोजगार के स्थान से उनके मूल स्थान तक यात्रा के लिए नियोक्ता के द्वारा, जिन्होंने उनको नियुक्त किया है, उनको उनके मूल स्थान से, जैसे बिहार से हैं गुजरात तक, द्वारा उनके आने के जाने के लिए यात्रा के लिए एक मुश्त राशि का भुगतान भी करेंगे। अब कितने लोग भुगतान करते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। दुनिया ऐसी ही होती है जिसमें जो पावरफुल है, जिनके पास पैसा है, वो अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी हो रही होगी? मेरे जो एवरेज व्यूअर्स हैं वो 25 से 30 के बीच में है, जो यूट्यूब मुझे बताता है। ठीक है। बिहार में एक मंत्री बने हैं, बिहार में एक मंत्री जी बने हैं, वो ना तो एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, और वो मंत्री बन गए। आपसे कम उम्र के हैं वो, केवल इसलिए बने हैं क्योंकि किसी के पुत्र हैं वो। कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, नथिंग, किसी के पुत्र हैं इसलिए केवल बन गए। और बिहार के लोगों ने परिवारवाद के खिलाफ में वोट दिया था। तो इसी प्रकार से काम होता है। तो ये जो है कि उनको आवास दिया जाएगा, इस प्रावधान को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। इसके लाभ क्या क्या होंगे ये मैं आपको पक्ष विपक्ष समझा रहा होता हूँ, इसको अदर वे में मत लिया कीजिए। अब इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? लाभ वही होगा कि इससे मुकदमेबाजी कम हो सकती है। न्यूनतम मजदूरी की लागू होता है तो मजदूरों का शोषण रुकेगा कहीं न कहीं। यह सुनिश्चित करेगा कि न्यूनतम वेतन मिले सभी को। कामगारों की शक्ति जो है वो बढ़े, वर्कर्स को थोड़ा सा अधिक शक्ति मिले। जटिल कानून जो है वो कम हो जाएंगे, जिससे इस प्रकार के कानूनी मामले जो कोर्ट के समक्ष आते हैं उसमें भी जटिलताएँ कम हो सकती हैं। एकल लाइसेंसिंग तंत्र होगा, निवेश करना आसान होगा। इसके कारण से आसान विवाद समाधान हो सकता है। व्यापार करने में आसानी होगी, जो कुछ अर्थशास्त्री बताते हैं। कुछ अर्थशास्त्री बताते हैं कि व्यापार करने में आसानी होगी। अर्थशास्त्रियों के बारे में अगर आपको सही से जानना हो तो जॉली एलएलबी जो 3 मूवी आई है उसको ज़रा देखिएगा, उससे बहुत अच्छे समझाया हुआ है अर्थशास्त्रियों के बारे में। श्रमिकों हेतु अन्य लाभ भी मिला है, जैसे कि गिग वर्कर्स जैसे इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। लैंगिक समानता भी होगा। महिलाओं को हर क्षेत्र में रात में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी सुरक्षा का प्रावधान नियोक्ता द्वारा किया जाए। रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा भी होना चाहिए, उनका आने जाने का भी प्रबंध करना पड़ेगा। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 28 सप्ताह कर दिया गया, 26 सप्ताह कर दिया गया है। तो ये भी कहीं न कहीं लैंगिक समानता को सुनिश्चित करता है और लैंगिक शोषण को भी कहीं न कहीं कम करता है।
तो ये कुछ इसके लाभ हैं जिसको जरूर ही याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं या जोहान्सबर्ग की यात्रा पर हैं। दक्षिण अफ्रीका में G20 का आयोजन हो रहा है। G20 से 71 बीपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि भाई G20 के बारे में उसकी थीम क्या थी, इत्यादि इत्यादि। जो भारत में जो आयोजित हुआ था उसके बारे में पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर नाम नहीं लिखा था उन्होंने, भारत G20 या ब्राज़ील G20, उन्होंने केवल G20 का नंबर लिख दिया था। तो अभी जो वर्तमान में हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में बैठक हो रही है, यह 20वीं बैठक है G20 की। G20 और 20वीं बैठक है, कहाँ पर हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में। 18वां शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ था। 19वां शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। ब्राज़ील से याद आया, ब्राज़ील में ही अमेजॉन फॉरेस्ट के बगल में ही कॉप का आयोजन हो रहा था। कॉप में से कुछ भी निकल कर नहीं आया है। फॉसिल फ्यूल पर भी रोक लगाने की बात इसमें नहीं कही गई है। भारत भी अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान वहाँ पर सबमिट नहीं कर पाया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको डिटेल पढ़ेंगे, कॉप को मैं पढ़ाऊँगा ही। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ जो वेन्यू था, लोकेशन जहाँ पर हो रहा था, उसमें आग लग गई। वहाँ के लोकल जो आदिवासी वगैरह थे वो भी इसमें प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें भी कॉप में शामिल करो, हमारे जीवन की बात करो, हमें ही शामिल नहीं कर रहे हो। तो कॉप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा विवादित हो गया इस बार का कॉप। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि 20वीं G20 की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो यह आयोजित किया गया है अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका में G20 का अध्यक्ष जो इस बार प्रेसिडेंट्स कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका ही है। इसका थीम क्या है, तो जो सवाल आपसे पूछा जाता है, एकजुटता, समानता और स्थिरता, सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इस बार का थीम रखा गया है। इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। बहुत सारे देश इसमें शामिल भी नहीं हो रहे, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, अभी पीटी फैक्ट के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं, बाकी इस पर मेंस आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। दक्षिण अफ्रीका अपनी अध्यक्षता के दौरान कई प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिनमें शामिल हैं आपदा प्रतिरोध और प्रतिक्रिया को मजबूत करना, निम्न आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना G20 के माध्यम से, और न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव जो हो रहा है अभी एनर्जी सेक्टर में। क्या बदलाव हो रहा है भाई? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का, जीवाश्म ईंधन से हम लोग किस पर जा रहे हैं, तो ऐसे ईंधन जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ट्रांजिशन जो हो, ये बदलाव जो हो, वो सभी के लिए हो, ना कि कुछ देशों के लिए हो। तो तकनीक के द्वारा ही यह सभी के लिए संभव हो पाएगा जब सभी देशों तक इसकी तकनीक की पहुंच होगी। तो उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत की गई है। समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का भी दोहन करने की बात की गई है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो खनिजों के द्वारा। ऐसा ना हो कि जिस देश के पास खनिज है वही गरीब हो जाए, जिस रीजन के पास सबसे ज़्यादा खनिज है जैसे अफ्रीका, वही सबसे गरीब बन जाए और बाकी दुनिया जो है वो पैसा कमाती रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इंक्लूज़न की बात की है इन्होंने, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है। खनिज अगर खनन किया जाता है तो इससे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज हमने 2 ही टॉपिक किए हैं, बाकी एक और टॉपिक है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का स्पेस टेक में प्रवेश, जो आज के न्यूज़ में है, जो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।